हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी क्लास चल रही थी भाषा शिक्षण और सिद्धांत की, ठीक है। कौन सी क्लास आपकी चल रही थी? सॉरी फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण और सिद्धांत की क्लास चल रही थी, ठीक है। तो जितना मैंने बता दिया आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी कराए थे। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको जितना मैंने कराया है वो सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग अभी क्लियर कर देंगे तो मैं अभी आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आपका एग्जाम पास में आता है फिर आप बोलते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं है, वो समझ में, तो उस टाइम क्या होता है ना, टाइम बहुत कम होता है। तो फिर क्या होता है, ये होता है कि सिलेबस कंप्लीट तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बाद रिवीजन का टाइम रहता है। तो आप लोग एक एक टॉपिक पकड़ के बैठ जाते हो। तो अभी से जितना आपको बताया जा रहा है सभी ध्यान से आप लोग पढ़िए और सुनिए, और जो भी नहीं आ रहा तो कमेंट करके आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगी, ओके। तो देखिए, इस भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है इसमें मैंने आपको क्रियाशीलता का सिद्धांत बता दिया है, ठीक है। करके सीखना जो होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है, इसमें करके सीखा जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लोग करके देख के सीखते हैं तो क्या होता है, आपको वो जल्दी समझ में आती है और अच्छे से आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या था। नेक्स्ट था रुचि का सिद्धांत, यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का सिद्धांत, आपको किस चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो भी चीज़ अगर आप लोगों को आती है अच्छे से, तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि आप लोगों को बुक, अगर आप लोगों को रीडिंग करने में आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग लिखने से हमेशा पीछे हटेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी लिखने का अगर मन नहीं होता तो आप लोग कोई भी चैप्टर होगा अपना वर्क नहीं कंप्लीट करेंगे लिखने वाला। अगर आपको रीडिंग करने को मिल जाएगा तो आप रीडिंग तो पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपको रीडिंग करने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये रुचि का सिद्धांत था। तो इसी प्रकार से मैंने इसमें आपको बताया था कि इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है। जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, जो विषय वस्तु है, उसके प्रति पहले बच्चों के अंदर क्या हो, उनको रुचि को पैदा किया जाए, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी को आ गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है प्रेरणा का सिद्धांत, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, समझा दिया था। प्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन, ठीक है। किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु क्या है फ्रेंड्स? आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम जो शिक्षा चल रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है, ओके। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को मुख्य कौन है, मुख्य बिंदु जो होता है, केंद्र बिंदु जो होता है वो बच्चे होते हैं। बच्चों को जो विषय वस्तु समझ में आ रही है आपको बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना रहता है। तो ये क्या होता है, प्रेरणा वह सिद्धांत है जो शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित बनाता है। प्रेरणा जो होता है शिक्षार्थियों को आंतरिक बल प्रदान करता है, और जिससे वो क्या करते हैं, निरंतर क्रियाशील बना रहता है और उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती रहती है, और उसमें नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास होता है, ठीक है। ये हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट था आपका नियोजन का सिद्धांत, प्री प्लानिंग किसे कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को अधिगम कराना चाहिए, ठीक है। ये सभी मैंने आपको अच्छे से समझा हुआ बता दिया था, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो भी मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि आप सभी को सब कुछ समझ में आया। अब इसके आगे का क्लास मैं आज स्टार्ट करती हूँ। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगी भाषा शिक्षण के नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी भाषा शिक्षण के नियम क्या क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के नियम पहले मैं आपको बता दूं। भाषा शिक्षण का नियम होता है फ्रेंड्स, देखिए बच्चों द्वारा भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्होंने भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य नियम बताए हैं। कौन कौन से नियम बताए फ्रेंड्स, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जैसे उन्होंने बताया था, पहला नियम बताया था मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, और विशेष से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो ये फ्रेंड्स 8 प्रकार के उन्होंने भाषा शिक्षण के नियम दिए थे, ठीक है। तो आज हम एक एक करके सब पे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला दिया निश्चितता उद्देश्य का सिद्धांत। तो ये क्या है फ्रेंड्स, निश्चितता उद्देश्य का सिद्धांत। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ निश्चितता उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है, जबकि शिक्षार्थी को यह पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है, तब वह रुचि के साथ अधिगम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनका अधिगम, उनका जो लक्ष्य होता है क्या होता है, केवल क्लास में, या तो क्लास में फर्स्ट आना, या तो टीचर या फिर स्टूडेंट के सामने उनको पुरस्कार मिलना, या फिर क्या होता है क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होना, ठीक है। छोटे बच्चों का तो यही उद्देश्य रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो निश्चित उद्देश्य और पाठ्य सामग्री का जो सिद्धांत होता है, थ्योरी ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड टेस्ट मटेरियल। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो हिंदी भाषा होती है, हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं।
ठीक है। हम बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि और अभिवृत्ति का विकास करना होता है। ठीक है। टीचर्स का कार्य क्या होता है? बच्चों के अंदर उनके ज्ञान, अभिप्रेरणा और कौशल, रुचि, अभिवृत्ति का विकास करना। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होती है। ठीक है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होती है? एक निश्चित अनुपात में होती है। इसलिए विषय वस्तु से संबंधित जितना भी विशेष नियम से छात्रों को परिचित कराकर तत्पश्चात उनके सामान्य नियमों से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, अध्यापक को शिक्षण से पूर्व, शिक्षण से पहले पाठ के उद्देश्यों और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए कि बच्चों का क्या लेवल है। ठीक है। बच्चे कितना अच्छे से समझ सकते हैं, किस स्टेप तक बच्चों को आता है और किस स्टेप से मुझे बच्चों को आगे लेके चलना है। ठीक है। तो जो भी विषय वस्तु हो उसको पहले टीचर्स जो हैं उसको क्या होना चाहिए, पहले से पढ़ के समझ के फिर बच्चों को क्लास में विषय सामग्री का चयन करते हुए बच्चों को उसके लेवल को जान करके उसके अनुकूल उनको क्लास चलानी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे बात करेंगे जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये कह रहा है कि बाल मनोवैज्ञानिक यह सिद्ध कर दिया है कि जो विषय एवं क्रियाएं बच्चों के जीवन से संबंधित होती हैं उन्हें बालक क्या करता है, आनंद पूर्वक व आसानी से सीख लेता है। तो देखिए यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों के जो विषय एवं क्रियाएं जो बच्चों के जीवन से संबंधित होती हैं उससे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी से, हर्षोल्लास से, आसानी से सीख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो थियोरी ऑफ लाइफ कंडीशनेशन है इसमें जो मनोवैज्ञानिक ने यही सिद्धांत दिया था कि जो बच्चे हैं उनको उन विषयों एवं उन क्रियाओं से अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अतः हम ये भी कह सकते हैं अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने से संबंधित, पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करे उसका जो संबंध होता है वो बच्चों के जीवन से आवश्यक है। ठीक है। बच्चों के क्या हो, जीवन से आवश्यक हो, बच्चों के जीवन से मिलती जुलती हो, बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ज़्यादा अच्छे से अधिगम करेंगे। ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ रहा है बोलचाल का सिद्धांत। तो बोलचाल के सिद्धांत में देखिए फ्रेंड्स, इस यहाँ पे क्या बात है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूरा भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। अतः भाषा की जो शिक्षा है, शिक्षा में विचार विनिमय अर्थात बोलचाल का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। ठीक है। और बोलचाल के बिना मौखिक रूप का अभ्यास तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो बोलचाल की भाषा में बिना मौखिक रूप का अभ्यास तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कहा जा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है जो बच्चों को मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत यहाँ पे कहता है, थियरी ऑफ मदर टंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भाषा है, भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध किया है कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शिक्षित करते हुए समय उनकी जो मातृभाषा यानी कि जो उनकी मदर टंग है उसका उपयोग करने से वह शीघ्र पूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। ठीक है। जो उनकी घर की भाषा है, जो उनकी लैंग्वेज, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उसमें क्या करेंगे, अगर उससे बच्चों को उस भाषा में समझाया जाएगा तो बच्चे बहुत ही जल्दी से उसको समझकर अपने जीवन में उतार पाएंगे। ठीक है। अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मित हो जाएं, बालक क्या हो जाएं, बालक उदास हो जाएं, जबकि क्या होना चाहिए, बल्कि बालक शिक्षक का केंद्र बालक होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया ना, तो आजकल जो शिक्षा चल रही है वो शिक्षण केंद्रित नहीं, वो बाल केंद्रित चल रही है। ठीक है। भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि, उनके लेवल आदि का भी ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक होता है। आई होप आप सभी को इस तीनों जो पॉइंट था अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया गया है, पुराने समय में क्या होता था, भाषा जो है, भाषा शिक्षण में शिक्षक तो शिक्षण का कार्य में सक्रिय रहता था किंतु बालक निष्क्रिय रहते थे। ठीक है। पहले क्या होता था, जो पहले पुराने समय में बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें भाषा शिक्षण में क्या होता था, शिक्षक तो शिक्षण कार्य करते ही थे, वो तो सक्रिय रहते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है जो शिक्षक यानी कि जो टीचर हैं वो तो एक्टिव रहते थे, बट क्या होता था, जो वहाँ पे स्टूडेंट रहते थे, जो बालक रहते थे, वो क्या होते थे, वो निष्क्रिय रहते थे। ठीक है। इस वजह से क्या होता था, प्राय जो शिक्षक बोलता चला जाता और
विद्यार्थी क्या करते, मूक श्रोता की भांति क्या करते थे, सुनते रहते थे। परंतु आज के समय में क्या हो गया, शिक्षा शास्त्री बालकों को भाषा सिखाने की दृष्टि से बोलचाल को अधिक अवसर देने का पक्षधार हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दे रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बात हो रही है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सभी छात्रों की जो रुचि होती है, बुद्धि, कार्य करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सभी छात्रों, कोई भी स्टूडेंट है, फिर आप मान लीजिए आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं या फिर आपके घर में 4 लोग हैं, तो सबकी जो माइंड है, जो सबका मेंटलिटी है वो और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सृजनात्मक एवं सामाजिक, नैतिक दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स बहुत ही हद तक ठीक ही है। इनकी जो बात इन्होंने कही है कि कक्षा के एक छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है, ठीक है, तो किसी छात्र का जो लेख होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, किसी का वाचन ठीक नहीं होता है तो किसी का लेख अशुद्ध होता है। ठीक है, तो कोई बच्चे होंगे जो मौन पाठ नहीं कर पाता है, तो कोई बच्चे होंगे बार बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाते हैं। इसलिए अध्यापक को इन सब की जो व्यक्तित्व विभिन्नता है एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। ठीक है, अर्थात देखिए यहाँ पे दिया गया है, कोई भी 2 छात्र एक से नहीं होते हैं। प्रत्येक छात्र की सीखने की जो क्षमता होती है, गति होती है, वो अलग अलग होती है। कक्षा में शिक्षण में सभी को समान समझकर शिक्षण चलता है, किंतु भाषा एक कौशल है और इस पर अधिकार क्या है, इस पर किसका अधिकार होना चाहिए, इस पर व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर संभव है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए एक क्लास में जो बच्चे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, सबका मेंटलिटी अलग होती है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, कोई शुद्ध बोल लेता है, कोई अशुद्ध उच्चारण करता है। कुछ बच्चों का जो लेख होता है वो शुद्ध होता है, स्पष्ट होता है, किसी बच्चों का जो लेख होता है वो अशुद्ध होता है, अस्पष्ट होता है। कोई बच्चे मौन वाचन करते हैं, ठीक है, कोई बच्चे तेज तेज से चिल्लाकर पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बच्चे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इसलिए जो अध्यापक होता है, यानी कि जो स्कूल में शिक्षण कार्य करा रहे जो टीचर्स हैं, उनको इन सभी व्यक्तित्व विभिन्नताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। ओके, और यहाँ पे कह रहा है, भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा के सभी छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनको शिक्षा देने के प्रयास करें और शिक्षक की व्यक्तिगत कठिनाइयों, समस्याओं, विभिन्नताओं को जानकर, पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है यहाँ पे अनुपात का सिद्धांत। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है अनुपात का सिद्धांत, ठीक है, ये क्या कह रहा है, अनुपात व क्रम का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, जो भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला होता है मौखिक, दूसरा क्या होता है, लिखित। मौखिक रूप से क्या होता है, मौखिक रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बालक सुनना और बोलता है। ठीक है, लेकिन लिखित रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, पहले पढ़ने व लिखने का कौशल जो होता है उसको अर्जित करता है। अब देखिए यहाँ बात हो रही भाषा सीखने का भी यही स्वाभाविक क्रम है। भाषा सीखने में शिक्षक को इसी क्रम के अनुसार कार्य करना चाहिए। पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, पहले बच्चों को क्या करना आना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दिया है ना, पहले क्या करेगा बच्चा, पढ़ेगा, फिर उसके बाद लिखेगा। ठीक है, और पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है, जो भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है वो होता है भाषा कौशल में छात्रों को निपुण करना होता है। ठीक है, भाषा कौशल जो होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहला होता है श्रवण। आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा ना फ्रेंड्स, उसमें श्रवण दिया रहेगा। श्रवण मतलब होता है फ्रेंड्स सुनना। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आपका सुनना दिया गया। ठीक है, श्रवण मतलब होता है सुनना, और फिर उसके बाद वाचन होता है। ठीक है, आपके बुक में वाचन दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिखी है। वाचन मतलब आपका होता है बोलना। ओके, थर्ड दिया रहेगा आपका पठन। पठन मतलब होता है फ्रेंड्स पढ़ना। और फिर आपका दिया रहेगा लेखन।
लेखन मतलब होता है फ्रेंड्स लिखने, ठीक है, लिखने का एवं कौशल। तो ये सभी जो हैं ये भाषा कौशल जो हैं आपस में परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं ये लोग किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी का जो समुचित ज्ञान होता है ना, आवश्यक होता है। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल के प्रयोग में निपुण और अन्य के प्रयोग में असमर्थ होगा तो क्या होगा, इससे शिक्षण की असफलता ही मानी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके लिए शिक्षकों को, तो शिक्षकों को क्या क्या करना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। देखिए पहले क्या है, पहले शिक्षक स्वयं बोले और छात्र उसे सुने व समझे, ठीक है। पहले छात्र कोई भी चीज़ है उसको पहले टीचर्स को अच्छे से बच्चों को समझाना बताना चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे, शिक्षक उसको खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद दिया गया है, इसके शिक्षक छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान करें। शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या है बोलने का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, इसमें शिक्षक सुने तथा छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान करें। शिक्षक बच्चों की बातों को सुने और फिर बच्चों को बोलने का भी अवसर देंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो भाषा शिक्षण है उसमें बच्चों को सीखने का अच्छा अवसर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है, इसमें शिक्षक सुने तथा छात्रों के दोषों का निवारण भी करें। शिक्षक को बच्चों की जो भी उनकी समस्या है उनकी समस्याओं को भी सुनना चाहिए, सुनने के बाद उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का भी तरीका बताना चाहिए बच्चों को, ठीक है, उनकी समस्या को सॉल्व करने का। नेक्स्ट कह रहा है कि सुनना बोलना सीखने के बाद बच्चों को बच्चों को पढ़ना सिखाएं, ठीक है। पहले बच्चों को कोई भी चीज़ बच्चे सुनेंगे, टीचर्स किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास में किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, बोलना सीखेंगे। बोलने के बाद बच्चे क्या करेंगे, सुनने के बाद बोलना सीखेंगे, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अंत में, छात्रों को लिखकर विचार व्यक्त करना सिखाएं, कि छात्र किस प्रकार से लिखेंगे और लिखने के बाद उसको अपने विचारों को किस प्रकार से वो व्यक्त करेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, अंत में छात्रों को लिखकर विचार व्यक्त करना सिखाएं। नेक्स्ट आता है, शिक्षक को इन चारों कौशलों के उचित अनुपात पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि बालक सुनना तो सीख ले और बोल ना पाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो यही कहा जाएगा कि भाषा का विकास जो है वो अनुपात व संतुलित ही दृष्टि से सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आया। मैंने क्या क्या यहाँ पे बताने की कोशिश की है। पहले जो टीचर्स बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चे अपने सरल अच्छे भाषा से समझ सकें, सीख सकें, उसका अनुकरण कर सकें, और जो टीचर्स हैं बच्चों की समस्याओं को भी सुन के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे यही बात कही जा रही है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आवृत्ति का सिद्धांत। तो चलिए हम बात करते हैं आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो देखिए, अधिगम के स्थायी एवं साथ बचाने में इस सिद्धांत का अति महत्व है। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल में आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहते हैं और उसका ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करते हैं आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, देखिए मनोवैज्ञानिक जो प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका था कि जो भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत क्या है, महत्व होता है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतरने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए जो भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना, जैसे क्लास में क्या होता है, छोटी क्लास में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को बोल बोल कर बार बार पढ़ाना की कोशिश करते हैं। गिनती जैसे पहाड़ा जैसे हो गया, 1 2 हो गया, या फिर ABCD हो गया, तो कोई भी चीज़ जो है जो उसका पोस्टर लगा देते हैं क्लास में, या फिर उसको बोर्ड पे लिख करके बच्चों को बार बार क्या करेंगे, उसको पढ़ाएंगे और उनको दिखाएंगे ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। तो उसको ही क्या कहते हैं, उसको आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसको क्या कहेंगे, आवृत्ति का सिद्धांत कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, यह सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उसमें सामाजिक मूल्यों का भी विकास हो। शिक्षार्थी समूह में रहकर कार्य करे, एक दूसरे से विचार विमर्श करे और एक दूसरे के विचारों को समझे आदि भावनाओं का विकास हो, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स ये बताया गया है लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक का स्वभाव। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हो रहा है, जैसे देखिए मैं आपको बता दूं,
हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत का पद्धति का सहारा लिया जाए, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापन को होना चाहिए। ठीक है, इसका जो अधिक ज्ञान हो किसको होना चाहिए, टीचर्स को होना चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल एवं सहज भाषा बनाया जाए ताकि वे सरलता पूर्वक विषय वस्तु को समझ सकें। इसलिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो पद्धति अधिक प्रभावकारी होती है वो उसका ही चयन करके बच्चों को उसी भी भाषा में बच्चों को अच्छे से समझाना व पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक क्या होता है, मूल्यों का सिद्धांत। तो चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है शिक्षण सूत्र सिद्धांत। शिक्षण सूत्र सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी से बात करते हैं। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर कुछ करा देती हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, शिक्षण जो मैं आपको भी यहाँ पढ़ाई हूँ, क्या मैंने आपको बताया आज क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत जितने थे आज यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। जो इसमें फ्रेंड्स पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स दिया गया है यहाँ पे भाषा शिक्षण जो प्राथमिक स्तर पर यानी कि जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को जब भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसमें निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। फर्स्ट देखिए दिया गया है विभिन्न संदर्भों में भाषा को प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट दिया गया स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। फोर्थ दिया गया है ध्वनि चिन्हों का संबंध बताना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी क्लास की, तो ठीक है, प्राइमरी क्लास में क्या होता है बच्चों को वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा, तो ये आपका ये थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो देखिए फ्रेंड्स जो मैं आपको भाषा शिक्षण अच्छे से समझाई हूँ बताई हूँ ना, तो देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछा गया। कब पूछा गया, सीटेट जून 2011 में पूछा गया। ठीक है, ये आपको मैं 2011 करा रही हूँ और 2016 तक भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एक समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन जो है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का जो भाषा विकास शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे हैं बच्चे के परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। नेक्स्ट कहता है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात हो रही है ना। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, किसी भी क्लास में एक समान शिक्षा व्यवस्था। तो एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का जो भाषा का विकास है वो शीघ्रता से होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है फ्रेंड्स आपका सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। ये देखिए कह रहा है एक भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षण के लिए क्या चीज़ है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला कह रहा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो बच्चों के प्रति कभी भी कठोर रवैया नहीं अपनाना है। ठीक है, बच्चों के, क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम जो शिक्षा नीति चल रही है वो बाल केंद्रित चल रही है। नेक्स्ट कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक। फिर फोर्थ कह रहा है भाषा का आकलन। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा विभाग का उद्देश्य है। तो शिक्षा विभाग का उद्देश्य कौन सा है फ्रेंड्स, इस पर हम बात करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है।
ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है भाषा सीखते समय त्रुटियाँ बिल्कुल ना करना। तो भाषा सीखते समय फ्रेंड्स त्रुटियाँ तो होती हैं, ये तो संभव है, ऐसा तो नहीं है कि सीखते वक्त कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी त्रुटियाँ नहीं होंगी। तो ऑप्शन पहले आपको गलत लग रहा है। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड वाला, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तो बारीकी से समझने की, चलिए आगे नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। तो भाषा सीखने पर व्याकरण का बल देना, ये भी अनकरेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट कह रहा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स ये बात एकदम करेक्ट है। जो उनकी मातृभाषा, जो उनकी अनुभव वाली भाषा है, जो निजी अनुभवों के आधार पर, जो उनको अनुभव है उसके आधार पर अगर भाषा का सृजनशील प्रयोग करेगा तो बच्चा जल्दी से और अच्छे से सीख व समझ सकेगा। ठीक है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन आंसर मैंने आपके करा दिए हैं और मुझे लगता है कि आप सभी को चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया आपका, भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए भाषा, यहाँ भाषा की बात हो रही है, भाषा को सीखने और सिखाने का क्या उद्देश्य है, ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अपनी बात कहना सीखना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि दूसरों की बात को समझना व सीखना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें बात हो रही है सीखने और सिखाने की। ठीक है, सीखने और सिखाने की बात हो रही है, शिक्षण शिक्षक की बात हो रही है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरण नियम का स्मरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्राइमरी लेवल में क्या होता है, भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। बच्चों को जितना ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएंगे बच्चा उतना जल्दी सीखेगा। ठीक है, उसका अच्छा अधिगम होगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपका देखिए फ्रेंड्स सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स निगेटिव की बात हो रही है। तो निगेटिव फ्रेंड्स जो है वो चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ठीक है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट का आंसर इनकरेक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लास्ट है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ओके, यहाँ पे देखिए दे रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का जो सबसे उच्चतम जो उद्देश्य है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट दिया गया है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान कराना। सेकंड कहा गया कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा दिया गया तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर लास्ट क्लास में। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और देखिए मैं सभी जितने भी क्लासेस है आपके सीडीपी का है या फिर हिंदी का है या फिर आपका ईवीएस है, तो मैं सभी की क्लासेस जो है आपके पार्ट वाइज में यूट्यूब पर मैं डाल रखी हूँ, चैनल पर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जाएंगे ना
मैं प्लेलिस्ट भी बना के रखी हूँ, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। मैथ की भी क्लासेस आपकी चली हैं, 2-3 क्लासेस हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ लिया करिए। कोई सी भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ लिया करिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कहीं भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।